Hello dear students, welcome back to my channel Gurukul Camp. I hope you all are doing good और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत ही जल्द पॉलीटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी देखने को मिलने वाली। ये वैकेंसी 400 अप्रॉक्स होंगी, जिसका सिलेबस हमारी ऑफिशियल साइट पर आ गया है और बहुत से स्टूडेंट ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अभी 2-3 महीने का वक्त है, तो जिसके लिए हम प्रिपरेशन करने के लिए एकदम रेडी हैं। तो पहले लेकिन मैं आपको इसका सिलेबस समझा देती हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो बता देती हूँ, जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो इसके एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा आपका हिंदी, सेकंड होगा इंग्लिश और थर्ड होगा आपका जो भी आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। फर्स्ट पेपर होगा आपका हिंदी, जो कि 100 नंबर में होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है उसको करने के लिए। इंग्लिश का पेपर भी 100 नंबर का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। इंग्लिश का पेपर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के स्टूडेंट्स के लिए होगा। और थर्ड पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव, जो कि 300 मार्क्स का होगा और उसमें 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जब आप ये तीनों पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद सेकंड राउंड में इंटरव्यू होगा, जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 1/4। और जब आप ये सभी पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपकी एक ओवरऑल मेरिट बनेगी, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई। मेरे इस चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं, जो कि आपको तैयारी में हेल्प करेंगे और एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो हिंदी के सिलेबस में आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं। सिलेबस बहुत ईजी है। काफ़ी बार पहले सेम सिलेबस आपको और एग्ज़ाम पैटर्न्स में भी देखने को मिला होगा, जैसे कि सेम सिलेबस आपका ईओ का भी था। तो एग्जैक्टली वैसा ही सिलेबस है। 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स हैं आपके और टोटल 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ना है वर्ण विचार के बारे में। सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण आपके 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आप स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उच्चारण के हिसाब से कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स वगैरह वगैरह। सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं शब्द समूह क्या होते हैं। शब्द समूह के आधार पर कितने विभेद हैं शब्दों के, उसमें तत्सम, तब, तद्भव, देशज, विदेशज, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये सब पढ़ेंगे आप इसमें। थर्ड पेपर यूनिट जो है आपकी, वो है हिंदी शब्द रचना। मतलब उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, संधि, समास क्या होते हैं, इनके उदाहरण, यही सब आता है। मैं आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर भी अपलोड करूँगी, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में आप पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट में आप शब्द रचना, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, श्रुति संभिन्नार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अशुद्धियाँ, है ना, ये सब ठीक करना, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, विराम चिन्ह कब लगाया जाता है और कौन कौन से चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है ना। बाकी व्याकरण के बारे में, जैसे संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, इनको पहचानना, काल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लिंग और वचन क्या होता है। तो ये आपका बहुत ही इजी, बहुत ही जनरल सा आपका सिलेबस दिया है, जो कि पिछले भी कई पेपर में सेम सिलेबस ही आपका होता है। तो कुछ नया नहीं है, पुराना ही है और इजी भी है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है वर्णमाला या फिर वर्ण विचार। तो वर्ण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। इसे तोड़ा नहीं जा सकता और वर्ण से मिलके बनते हैं अक्षर, अक्षर से मिलके बनते हैं पद, जिन्हें शब्द भी कहा जाता है। पद से मिलके बनते हैं पदबंध, पदबंध बनाते हैं उपवाक्य और उपवाक्य से बनता है वाक्य। वाक्य भाषा की सबसे सार्थक इकाई होती है। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वाक्य।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वर्ण या फिर ध्वनि, चाहे लिखित में पूछा जाए या फिर मौखिक में। नेक्स्ट, वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या निर्भर करती है दो चीज़ों पर, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये उच्चारण के आधार पर अलग होता है और लेखन के आधार पर अलग होता है। स्वर की संख्या उच्चारण के आधार पर होती है 10 और लेखन के आधार पर होती है 13, जबकि व्यंजन की संख्या दोनों में 35 होती है। तो अगर उच्चारण के आधार पर देखा जाए वर्ण कितने होते हैं, तो कुल मिलाकर होते हैं 45। लेकिन अगर लेखन के आधार पर पूछा जाएगा कि वर्ण कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 13 प्लस 35 प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये सब मिलाकर होते हैं 52। और ये सब क्या होते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर क्या होते हैं। स्वर की परिभाषा पूछी जा सकती है पेपर में। तो स्वर होते हैं वे जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाए या फिर जिनके उच्चारण के समय फेफड़ों में वायु बिना रुके मुख से निकल जाए, उन्हें कहते हैं हम स्वर। जैसे कि अ ई उ ऊ, है ना, ये सब होते हैं आपके स्वर। स्वर की संख्या 11 होती है, वैसे 13 होती है, बट उच्चारण के आधार पर आपकी 11 स्वर होते हैं। कैसे देखिए, अ ई उ ऊ, री को छोड़ दें, ए ऐ ओ औ। री, अंग और आहा, यही तीन वो स्वर हैं जिनको हम लेखन के समय गिनते हैं मगर उच्चारण के समय नहीं गिनते। ठीक है। ऐसे आपसे पूछा सकता है कि व्यंजन क्या होते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों में उठी वायु बीच में पूर्ण या आंशिक रूप से रुककर पुनः निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब इसमें वायु में रुकावट आएगी, उन्हें व्यंजन कहेंगे। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, जबकि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन जो हैं वो स्वरों की सहायता से बनते हैं। समझे, अगर स्वर नहीं होगा तो व्यंजन नहीं बनेगा। ठीक। तो ये हो गया स्वर और व्यंजन के बारे में। आपके व्यंजन में क्या क्या आता है देखिए आप, जैसे क ख ग घ ड़, च छ ज झ ङ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह, छ त्र ज्ञ और री, ये सब आपके व्यंजन में आते हैं। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। तो स्वरों को कई सारे टाइप से वर्गीकृत किया गया है और अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला वर्गीकरण जो है वो मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर है कि कितने समय तक उसका उच्चारण किया जाता है। उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित्व स्वर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ इ उ, एक झटका दिया जाता है ना और बहुत ही नैनो सेकंड का टाइम लगता है, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, मतलब अधिक समय लगता है, उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि अ ई उ ऐ ओ औ, ये सब आते हैं आपके दीर्घ स्वर में। और एक तीसरा प्रकार होता है जिसे कहते हैं प्लुत्व स्वर। इनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है और इनको बहुत ज़ोर से पुकारा जाता है, जैसे रोने में या ज़ोर से गाना गाया जाता है लंबे समय के लिए सांस को खींचने में। तो इस तरह से इनको लिखा जाता है, जैसे कि इनके नाम के आगे से डॉ 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 बनाया जाएगा या फिर ऐसे 3 बनाया जाएगा। लेकिन आजकल ऐसे शब्दों का उच्चारण काफ़ी कम होता है। तो प्लित्व स्वर जो है उनके उदाहरण भी बहुत कम हैं। तो ये था आपका पहला वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, जो कि होठों की स्थिति के आधार पर है कि आपके ओष्ठ की क्या स्थिति है, उसके आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं। तो उसके आधार पर 2 तरह के होते हैं, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अब इसका क्या मतलब है, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। अव्रतमुखी का मतलब होता है जिसमें आप जब पढ़ते हो स्वर को तो आपका जो मुंह है वो गोलाकार नहीं होता, यानी कि आपके जो होंठ है ना वो गोल नहीं होते। जिन स्वरों को पढ़ते समय उन्हें कहते हैं अव्रतमुखी। जैसे कि अ ई ए ऐ।
और दूसरे होते हैं व्रतमुखी। व्रतमुखी यानी कि गोलाकार। ऐसे स्वर जिनको पढ़ते समय आपके होंठ जो हैं वो गोलाकार हो जाते हैं, उनको बोलते हैं व्रतमुखी। जैसे कि उ, ओ, औ। ऐसे शब्दों को ऐसे स्वरों को बोलते समय आपके जो होंठ हैं वो कैसे हो जाते हैं? व्रतमुखी यानी कि गोल हो जाते हैं। तो ये इसका दूसरा वर्गीकरण है। तीसरा वर्गीकरण है जीभ के उपयोग के आधार पर। आपकी जीभ के 3 भाग होते हैं। एक होता है आगे का हिस्सा जिसे बोलते हैं अग्र, एक बीच का हिस्सा जिसे बोलते हैं मध्य, और एक पीछे का हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं पश्च। तो इसी के आधार पर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो स्वर बोलते समय जीभ का आगे का भाग उपयोग होता है उसे बोलते हैं अग्र स्वर। जैसे कि ई, ए, ऐ। एक होते हैं मध्य स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का बीच का हिस्सा उपयोग होता है उन्हें बोलते हैं मध्य स्वर। ये केवल अ है। और पश्च स्वर, जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का पिछला हिस्सा उपयोग होता है उन्हें बोलते हैं हम पश्च स्वर। जैसे कि उ, ओ, औ, ये सब। अगला वर्गीकरण जो है वो मुख द्वार खुलने के आधार पर है। मतलब जब आप उस स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपका मुख द्वार कितना खुलता है, तो उसके आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विव्रत स्वर, दूसरा है अर्धविव्रत स्वर, तीसरा है संवर्त स्वर, चौथा है अर्धसंवर्त स्वर। अब ये क्या होते हैं? विव्रत स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय आपका पूरा मुंह खुलता है। जैसे कि आप बोल के देखिए आ, बड़ा अ, है ना, आ बोलेंगे तो आपका पूरा मुंह खुलेगा। एक होता है अर्धविव्रत, इसमें आप आधा मुंह खुलेगा जब आप इसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि अ, ए, औ, है ना, ये सब। एक होता है अर्थसंवत, इसमें आधा मुंह बंद रहेगा, जैसे कि ए, ओ। एक होता है संवृत, इसमें पूरा मुंह बंद रहेगा, जैसे कि ई, ओ। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हो गए मुख द्वार खुलने के आधार पर। और अंतिम वर्गीकरण है आपका हवा के नाक में और मुंह में निकलने के आधार पर। इसके आधार पर आपके जो स्वर हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं निरानुनासिक और एक होते हैं अनुनासिक। निरानुनासिक को मौखिक भी कहा जाता है। तो निरानुनासिक का मतलब है जिसमें उच्चारण के समय हवा केवल मुंह में रहेगी और नाक में नहीं जाएगी, उसको बोलते हैं निरानुनासिक। जैसे कि ओ, आ और ई। और अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय हवा मुंह के साथ साथ नाक में भी जाती है, जैसे कि अंग, आ, ई आदि। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और कुछ नॉलेजेबल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।